जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद बच्चा बाड़ी, जय हिंद। कैसे हैं सबके सब? आप सभी को वीडियो दिखाई पड़ रही है, ऑडियो सुनाई पड़ रही है? तो कृपया कमेंट सेक्शन के अंदर एक ही नारा भारत माता की जय का लगा दें। जल्दी से एक ही नारा भारत माता की जय का लगा दें। क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया। होप आप भी अच्छे होंगे हेल्थ वाइज, और अगर इस तरीके से मेहनत करके पढ़ते रहे तो वेल्थ वाइज भी अच्छे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, ऑल पॉजिटिव है। ठीक है, आज पढ़ रहे वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है ना। ये आपका वो लेक्चर है कि जिसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे उसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवालों को मैं कवर करने वाला हूं, ठीक है ना। बच्चों की हाई डिमांड थी कि सर आप क्लास के अंदर क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं भाई, नहीं करवाता नहीं करवा पाता हूं। करवाना तो चाहता हूं, हर बार सवाल लेके आता हूं, लेकिन करवा नहीं पाता हूं, ठीक है ना। उसका रीजन ये है कि ये लेक्चर कई 2 घंटा 2.25 घंटा निकल गया तो फिर आप ही को बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड कर रहे कि ये वाली चीज, पहले भी इस बारे में मेरी आपसे बात हुई थी, है ना, कि जैसे ही हम 4 या 5 लेक्चर इकट्ठे कर लेंगे उसके बाद हम एक पीवाईक्यू का सेशन लेकर के आएंगे जिसमें 30-35 सवाल आराम से करेंगे, सारा रिवीजन भी हो जाएगा और सारे इंपॉर्टेंट सवालों को हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। तो जो अगला लेक्चर आने वाला है वो प्रीवियस ईयर सवालों पर आने वाला है। तो आप लोगों से ये अपेक्षा है, क्या अपेक्षा है बताओ? क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से? बताओ। अगर नेक्स्ट क्लास सवालों वाली होने वाली है, प्रीवियस ईयर सवाल अब मैं आपको करवाने वाला हूं, एनडीए के लेवल के सवाल आपको देने वाला हूं, तो आपसे क्या अपेक्षा है? हाँ बिल्कुल, बैच में होगा बेटा। नेक्स्ट लेक्चर ही यानी लेक्चर नंबर 7 जो होगा वो रोटेशन का नहीं होगा, वो प्रीवियस ईयर सवाल करवाऊंगा, क्लास में ही करवाऊंगा। यस, रिवाइज करके आना है प्रियांशु गुप्ता, बहुत बढ़िया। शिवम, सौरभ, प्रियांश, सागर, देवांशी, राहत, अमरीश, नेहा, तरु, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, समझ गए। तो जितना भी अब तक कोर्स करवाया है, जितनी भी चीजें आप लोगों ने अपने नोट्स में लिखी हैं या नहीं लिखी हैं, कृपया लिख लें। 1 हफ्ते का टाइम है, थोड़ा थोड़ा रोज भी लिखोगे तो भी लिखा जाएगा आराम से, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है वर्क एनर्जी एंड पावर के ऊपर, ठीक है जी। वर्क एनर्जी एंड पावर के ऊपर, तो वर्क पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, यानी सारे के सारे जरूरी टॉपिक जितने भी हैं वो सब हम करने वाले हैं, ठीक है ना। शुरू करते हैं फिर। आइए सबसे पहले चलते हैं वर्क की तरफ, ठीक है ना। वर्क यानी कार्य, हिंदी में कार्य कहते हैं इसको। जो हम कार्य कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क। लेकिन ये कौन से वर्क की बात हो रही है? क्या ये मेंटल वर्क की बात हो रही है क्या? जी नहीं, ये मेंटल वर्क की बात नहीं हो रही। तो किस वर्क की बात हो रही है? ये फिजिकल काम की बात हो रही है भाई, ये फिजिकल काम की बात हो रही है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोग एक जगह पर बैठ करके स्टडी कर रहे हो, ठीक है, लर्न कर रहे हो, रट्टा लगा रहे हो, कुछ पुराना याद कर रहे हो, सपना देख रहे हो, या ख्याली पुलाव पका रहे हो, क्या ये सब कुछ वर्क में आना चाहिए? क्या ये सब कुछ वर्क में आना चाहिए? क्या ऐसी कोई भी चीज वर्क में आनी चाहिए क्या? यस, ये सब चीजें वर्क में नहीं आएंगी बेटा, ठीक है ना। ये सब मेंटल वर्क डन है और मेंटल वर्क डन को फिजिक्स में नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। मेंटल वर्क डन को फिजिक्स में नहीं पढ़ा जाता। तो ये सब है ना, सोना, उठना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, और क्या बोले, गाना, ठीक है और इसके अलावा पुराना कुछ याद करना, ड्रीम करना, ठीक है, या फिर आगे का कुछ प्लान आउट करना, पुराना रिवाइज करना, रट्टा लगाना, ये सब चीजें मेंटल वर्क डन है, फिजिकल वर्क डन नहीं है। तो फिजिकल वर्क डन क्या होता है फिर? फिजिकल वर्क डन क्या होता है? फिजिक्स क्या कहती है सुनिए। फिजिक्स कहती है कि अगर ये कोई ब्लॉक है, सुनिएगा ध्यान से, अगर ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, और ये जमीन पर रेंग रहा है, लेकिन कैसे रेंगना चाहिए? सुनना जरा, कैसे रेंगना चाहिए, सुनिएगा जरा। हम इस पर फोर्स लगाएं और ऐसा ना हो कि एक बार धक्का देके छोड़ दें, ना, लगातार फोर्स लगानी है। इसे बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स लगाना, ठीक है ना। कांस्टेंट फोर्स लगानी, ये नहीं वन टाइम फोर्स लगाई, धक्का मारा, चल हो गया वर्क डन। ऐसा नहीं होता जी।
धक्का मारा और ये वकडन हो गया, इसे नहीं कहते वकडन। वकडन कहते हैं कि आपने लगातार 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 फोर्स लगाते रहना है और लगातार 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 फोर्स लगाते रहोगे तो ये बॉडी आगे भी बढ़ेगी। बोलो हां, ये बॉडी आगे भी बढ़ेगी, यानी कुछ रास्ता चलेगी भी, कुछ रास्ता डिस्प्लेस करेगी। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, आप जानते हो इस बात को। और ये बक्सा खिसक के कहां आ गया, ब्लॉक खिसक के कहां आ गया, यहां से यहां आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने फोर्स लगाई या नहीं लगाई, छोड़ी या नहीं छोड़ी, डजंट मैटर, लेकिन आपने वर्क कर दिया इसके ऊपर। इसी को कहते हैं वर्क करना। ठीक है, तो वर्क करने का मतलब क्या हुआ? वर्क करने का मतलब यह हुआ कि ये नहीं कि धक्का दे के छोड़ दिया, लगातार आपने चीज को धकेलते रहना। जैसे भाई ये पेन मेरे हाथ पर रखा हुआ, तो लगातार 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 लगातार, इसे बोलते हैं वर्क करना। समझ गए ना? लगातार लगातार फोर्स लगाते रहना और डिस्प्लेस करवाते रहना, कॉल्ड वर्क डन। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? तो फिजिक्स के अंदर इसका फॉर्मूला लिखा जाता है वेक्टर फॉर्म में। सॉरी, फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? देखो, आप जानते हो कि फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट वर्क होता है, यानी जब इसको मैं खोलूंगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एफएस कॉस थीटा, है ना भाई? याद है ना? वेक्टर पढ़ाया हुआ भाई, मैंने आपको एक स्पेशल लेक्चर दिया था रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको, है ना? तो वहां पर डॉट प्रोडक्ट जब भी लेंगे दो वेक्टर्स का, तो साथ में कॉस थीटा भी क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। अब सारी कहानी आती है कॉस थीटा के अराउंड। ठीक है, चलिए थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। It states that when a force acts on an object, the object moves. We call it force has done work on the object. इस बात को ध्यान रखना कि भाई ये जो वर्क है ना, ये फोर्स करती है, ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना? कि ये जो वर्क है किसने किया है? फोर्स ने किया है। हमेशा फोर्स का वर्क डन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमेशा फोर्स का वर्क डन होता है। अगर ग्रेविटी है तो बोलेंगे ग्रेविटी का वर्क डन है, फ्रिक्शन है तो बोलेंगे फ्रिक्शन का वर्क डन है, इलेक्ट्रिक फोर्स है बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन है। तो फोर्स का ही हमेशा क्या होता है? वर्क डन होता है। यह ध्यान रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है दोनों का, है ना भाई? वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना? तो ये वर्क क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है बेटा? जूल। और सीजीएस में इसको अर्ग्स कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट आप लोगों ने ध्यान में रखने। ओके, और एक जूल वर्क का मतलब क्या हुआ? सोच सकते हो क्या भाई? वर्क 1 जूल कब आएगा? सोचिए जरा। वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा, सही है? जब ये तीनों 1 होंगे तो वर्क डन भी क्या आएगा? 1 जूल आएगा। बोलो हां या ना? यानी फोर्स भी लगे 1 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट भी हो 1 मीटर, है ना? और कॉस का एंगल क्या है भाई? कॉस का एंगल भी क्या है? 0 आए। कॉस 0 1 होता है। बोलो हां या ना? तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तभी तो ये 1 बनेगा। हां या ना? तभी तो ये 1 बनेगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? ठीक है ना? तो एंगल भी 0 होना चाहिए। एंगल 0 होने का मतलब क्या है? समझो, एंगल 0 होने का मतलब है कि आपने एक ब्लॉक पर फोर्स ऐसे लगाई है और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसी ही है ना? तो दोनों के बीच में एंगल क्या है भाई? थीटा क्या है? थीटा भी 0 डिग्री है। तभी कॉस 0 क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। तभी कॉस 0 क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 इंटू 1 इंटू 1 ही 1 बनेगा। सही है? तो फोर्स भी 1 न्यूटन की लगे और खिसके भी वो 1 मीटर ही, और एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री होना चाहिए, तो हम बोलेंगे 1 जूल का वर्क डन हुआ है। ठीक है, अब आइए डिस्कस करते हैं एक-एक करके। ये पॉजिटिव वर्क क्या होता है, ये नेगेटिव वर्क क्या होता है, और ये जीरो वर्क क्या होता है। ठीक है ना? तीनों को समझते हैं। देखो बेटा, ध्यान देना, जरा ध्यान देना। एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाई 10 न्यूटन की। ठीक है, और वो ट्रेवल कर रहा है, ट्रैवल करता करता कहां तक आ गया? नहीं हो रहा मत, तो फिर ट्रैवल करता करता कहां तक आ गया भाई? यहां तक आ गया। ठीक है, कितना दूर आ गया बता देता हूं। मान लो कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, वो 5 मीटर की हुई है। 5 मीटर हमने खिसका दिया, लगातार फोर्स लगाते रहे 5 मीटर तक हमने इसको खिसका दिया। ठीक है, तो अगर हम वर्क लिखेंगे तो आपको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। सही बात है, सही बात है। क्या आप मुझे इन दोनों के बीच में एंगल बता सकते हो? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है
है ना, इस तरफ को डिस्प्लेसमेंट है और इस तरफ को फोर्स है, दोनों के बीच में एंगल क्या है बता सकते हो क्या? फोर्स कितनी 10, डिस्प्लेसमेंट कितनी 5, ये कॉस का थीटा क्या लिखूं? कॉस का थीटा क्या लिखूं? यस 0 डिग्री, बहुत सही, बहुत सही 0 डिग्री। तो 10 इंटू 5 इंटू 1 कितना आ गया बेटा? ये आ गया 50 जूल। क्या ये 50 जूल प्लस में आया है, माइनस में आया, या क्या जीरो में आया, क्या आया है? तो आप सभी का आंसर होगा ये तो प्लस में आया है, ये तो प्लस में आया है ना, ये तो प्लस में आया है, ठीक है। अच्छा, अगर ये प्लस में आया बेटा तो इसी को हम लोग पॉजिटिव वर्क कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये करता क्या है, ये भी सुनो, ये भी सुनो कि ये करता क्या है। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हम लगातार लगातार फोर्स लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, तो वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना चालू कर देगा। क्या समझ में आती है वाली बात? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना चालू कर देगा का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी स्पीड को अप करेगा, है ना। तो कभी भी पॉजिटिव वर्क डन आपको दिखे ना, आप ये मान सकते हो कि चीजें क्या कर रही हैं, अपनी स्पीड बढ़ा रही हैं, स्पीड अप हो रहा है, ठीक है। सेफली कह सकते हो आप इस बात को, इस बात को आप सेफली कह सकते हो, ठीक है ना, कि जब भी कभी पॉजिटिव वर्क आएगा, चीजें अपनी स्पीड को क्या कर रही होंगी, बढ़ा रही होंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक केस और भी बनता है, एक केस और भी बनता है। क्या केस है बता? मान लो आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो और बॉडी डिस्प्लेस ऐसे कर रही है, तो ये जो एंगल है ये अक्यूट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? मान लो 60 डिग्री है, मान लो 60 डिग्री है, वैल्यूज वही लेता हूं, फोर्स की क्या थी 10 और डिस्प्लेसमेंट की क्या है 5, ठीक है। अगर वर्क लिखना हो तो लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा, सही है। एक बार जरा वर्क निकाल के दिखाना क्या आएगा, एक बार जरा वर्क निकाल के दिखाना क्या आएगा। देख बेटा, फोर्स को रखा 10, डिस्प्लेसमेंट को रखा 5 और कॉस का एंगल क्या रखूं? कॉस का एंगल रखूंगा 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री क्या होता है बेटा? कॉस 60 डिग्री क्या होता है बेटा? हाफ होता है, कटेगा तो 5 आएगा, 5 पंजे कितना आ गया? 25 आ गया। क्या ये भी पॉजिटिव वर्क नहीं है क्या? क्या ये भी एक पॉजिटिव वर्क नहीं है क्या? क्या ऐसे फोर्स लगाने पर भी स्पीड नहीं बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी, तब भी बढ़ेगी बेटा, तब भी बढ़ेगी, समझ रहे हो ना। तो सीधी बात समझ लो, सीधी बात, नो बकवास, ये जो थीटा है ये 90 से कम और 0 के बराबर वाली रेंज में होना चाहिए। बोलो हां, इसी को अक्यूट रेंज बोलते हैं कि नहीं बोलते भाई? 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा होकर 90 से छोटा होगा, 90 नहीं पहुंचना चाहिए, 89 पहुंच जाए ठीक है, 89 पहुंच जाए ठीक है, 90 ना पहुंचे लेकिन, ठीक है ना। जब भी ऐसा कोई केस बनेगा हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क हुआ है, और पॉजिटिव वर्क का मतलब बेटा चीजों की स्पीड, अरे बोलो, बढ़ेगी, चीजों की स्पीड बढ़ेगी। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। चलते हैं, बात करते हैं नेगेटिव वर्क के बारे में। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, पता क्यों टेढ़ा है? क्योंकि हम लोगों को कॉन्सेप्ट पूरे नहीं आते। समस्या ये है, समस्या ये, हमें कॉन्सेप्ट पूरे ढंग से नहीं पता, इसलिए हम समझते हैं कि ये टेढ़ा, ये टेढ़ा नहीं है। सुनना जरा, सुनना जरा, देखो, मान लो एक बॉडी पहले से ही चल रही थी, चल सकती है, बिना फोर्स के भी चल सकती है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ये चीज हमने पिछले चैप्टर में पढ़ ली है कि चीजें मूव कर सकती हैं बिना फोर्स के भी, वो उनकी नेचुरल स्टेट होती है। हां कि ना, हां कि ना, बिना फोर्स के भी चीजें चलती हैं जी। फोर्स 0 होने पर भी यूनिफॉर्म मोशन होता है जी। बैलेंस केस याद करो, चीजों को चलाने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, चीजों को चलाने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो मान लो चीज कोई पहले से चल रही है, ठीक है, चीज कोई पहले से चल रही है, आपने पता क्या किया, आपने इस बॉडी पर ना पीछे की तरफ फोर्स लगा दी ऐसे, तो आप इसको रोकने का प्रयास कर रहे हो, सीधी सी बात है, आप इसको रोकने का प्रयास कर रहे हो। मान लो आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगा के इसको रोकने का प्रयास किया, ठीक है, लेकिन यह प्रयास ही है, यह प्रयास ही चल रहा है। होगा क्या, होगा क्या कि थोड़े समय तक और आगे बढ़ेगी, ऐसा मान लेते हैं, यह थोड़े समय तक और आगे डिस्प्लेस करती रही, क्योंकि पहले से इसका इनर्शिया था ना भाई, पहले से आगे बढ़ रही थी ना। जैसे मान लो आप एक ट्रेन में बैठे हो, एग्जांपल भी देता हूं, टेंशन ना लो, आप एक ट्रेन में बैठे हो, स्टेशन आने वाला है। अब ट्रेन के लोको पायलट ने, यानी ट्रेन के चालक ने, ड्राइवर ने यह सोचा यार अब मुझे रोकना चाहिए, अब मुझे इसे स्लो कर देना चाहिए, तो वो ब्रेक लगाएगा। अब ब्रेक लगाएगा तो फोर्स कहां जनरेट होगी? पीछे की तरफ। लेकिन तब भी तो ट्रेन आगे चलती रहेगी ना कुछ समय तक। बोलो हां या ना भाई? मुझे आंसर मत दो यार, आंसर तो मैंने मांगा ही नहीं आपसे, ये तो अभी दिखा ही नहीं, क्या पता मैं 3 मीटर लिख दूं, फिर तुम्हारा आंसर बदल जाएगा ना भाई। तो मेरे साथ साथ चलो, मेरे साथ साथ चलो।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यार ट्रेन के चालक ने सोचा मुझे ट्रेन रोकनी है, उसने ब्रेक लगाने चालू कर दिए, ठीक है ना, ब्रेक दबाने चालू कर दिए। अब फोर्स कहां लगेगी? फोर्स लगेगी पीछे, फोर्स लगेगी पीछे, लेकिन चीज तो तब तक आगे चलेगी ना। वो वाला केस है ये वो वाला केस है कि चीज तो आगे बढ़ रही है, हां, लेकिन ये सही बात है कि फोर्स पीछे लग रही है और कुछ समय तक लगती रहेगी, जब तक ये रुकती नहीं, जब तक ये रुकती नहीं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट मान लो 3 मीटर है, अब 3 ही मीटर ले लेता हूं, ठीक है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे की तरफ और लगातार ब्रेक लगे हुए हैं, तो फोर्स पीछे लगे जा रही है, लगे जा रही है, लगे जा रही है, लगातार काम चलता है। वर्क डन के अंदर लगातार का, ये नहीं कि एक बार ब्रेक मारी छोड़ दिया तब थोड़ी रुकेगी, एक बार फ्रिक्शन लगाई फिर छोड़ तब थोड़ी रुकेगी। फ्रिक्शन लगातार लगती है तभी रुकती है कोई चीज। अगर आपने साइकिल के पैडल मारे, सोचना अगर आपने साइकिल के पैडल मारे और पैडल मारने छोड़ दिए तो थोड़ी देर के बाद साइकिल रुक जाती है ना, क्यों? क्योंकि लगातार फ्रिक्शन लग रही है, लगातार फ्रिक्शन लग रही है। और ये फ्रिक्शन ना लगे तो, अगर ये फ्रिक्शन ना लगे तो फिर कभी साइकिल रुकेगी नहीं, है ना भाई, कभी साइकिल रुकेगी नहीं। आइए वर्क निकाल लेते हैं। वर्क होता है एफ एस कॉस थीटा। मैं पूछना आपसे ये चाहता हूं कि फोर्स तो लिखी हुई है 10, डिस्प्लेसमेंट लिखी हुई है 3, ये कॉस का एंगल कितना कौन बताएगा? ये कॉस का एंगल कितना है भाई? फोर्स है पीछे और डिस्प्लेसमेंट है आगे, तो ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री। चेक कर लो, चेक कर लो। फोर्स पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, तो ये कॉस 180 डिग्री है और कॉस 180 डिग्री होता है बेटा -1, ठीक है ना। ये तो मैथ्स में सिखाया जाता है आपको, एसटीसी रूल, है ना। तो वहां से आप निकाल सकते हो कि वर्क डन यहां पर बेटा क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है, देख लो, माइनस में आ रहा है, देख लो। मैं क्या समझूं इस एग्जांपल से? चीज अपनी स्पीड को डाउन कर रही है कि अप कर रही है? ये सेम है, क्या समझूं मैं क्या समझूं? अगर वर्क डन नेगेटिव है तो मैं क्या समझूं? इस बॉडी की स्पीड अब बढ़ने वाली है, इस बॉडी की स्पीड अब घटने वाली है, या इस बॉडी की स्पीड सेम रहने वाली है? मैं क्या समझूं? मुझे बताओ, मैं क्या समझूं? मुझे बताओ, क्या बॉडी स्पीड अप करेगी, क्या बॉडी स्पीड डाउन करेगी, या सेम रहेगी? देखो भाई, एक बॉडी राइट साइड पर जा रही थी, पहले से डिस्प्लेस कर रही है, क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? हां सही बात है, स्पीड डाउन लिख रहे हैं बच्चे यहां पर, तो पहले मैं यहां पे स्पीड डाउन लिख ही देता हूं, स्पीड डाउन, ठीक। अच्छा, अब ये वाला केस देखो एक बार जरा। एक बॉडी पहले से राइट साइड चल रही थी, मेरा मन किया कि मैं ऐसे फोर्स लगा दूं इसके ऊपर। ये एंगल अक्यूट तो नहीं दिख रहा, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है ना भाई? 90 से बड़ा है और 180 के बराबर या उससे छोटा। यहां पर देखो 180 के बराबर हो रहा है और यहां पर 180 से छोटा हो रहा है। सही बात है कि नहीं? तो ये जो थीटा है बेटा, ये जो थीटा है, मान लो ये 120 डिग्री है, ठीक है। फोर्स की वैल्यू भी कुछ ले लो 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट ले लो बेटा 3 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वर्क डन निकाल के दिखाओ जरा, वर्क डन निकालो। क्या होता है वर्क डन? एफ एस, अरे बोलो, कॉस थीटा, फोर्स है 10, डिस्प्लेसमेंट है 3 और कॉस 120 डिग्री कौन बताएगा क्या होता है? इतनी मैथ तो पढ़ ली होगी भाई, इतनी मैथ तो पढ़ ली होगी। ऑब्ट्यूस है ना, बिल्कुल 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 ऑब्ट्यूस है ना बेटा, तो स्पीड डाउन तो होनी ही है, स्पीड डाउन तो होनी ही है। वर्क डन ने नेगेटिव तो आना ही है। हाँ जी, कॉस 120 डिग्री होता है बेटा -हाफ होता है। 2 से कट गया ये 5, 5 3 15, माइनस का 15 जूल आ गया। चेक कर लो भाई, माइनस का 30 जूल आ रहा है, माइनस का 15 जूल आ रहा है। चीजें स्पीड डाउन करने वाली हैं, चीजें स्पीड डाउन करने वाली हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। यहां पर चीजें स्पीड अप कर रही थी और यहां पर चीजें स्पीड डाउन कर रही है, तो यहां क्या होगा? तो जीरो वर्क में क्या होगा? आइए समझ लेते हैं जीरो वर्क में क्या होगा, आइए समझ लेते हैं। देखो जीरो वर्क में क्या हो रहा होता है, मान लो कि चीज पहले से राइट साइड पर डिस्प्लेस हो रही थी, चीज पहले से राइट साइड पर डिस्प्लेस हो रही थी, ठीक है ना। अब मेरे मन को भाया, मैंने इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, वाह भाई वाह। मेरे मन को भाया, मैंने इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, यानी फोर्स लगाया 90 डिग्री पर, फोर्स लगाया 90 डिग्री पर। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वर्क डन कितना है जी? क्या आप मुझे वर्क डन बता सकते हो क्या? चल ले भाई, ये ले 10 न्यूटन ले भाई, ले 5 मीटर ले, बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? एफ एस कॉस थीटा, एफ है जी 10, डिस्प्लेसमेंट है जी 5, कॉस का एंगल जी कितना? 90। ओ भाई साहब, कॉस 90 तो
जीरो होता है, ये वर्क डन क्या आ गया बेटा, जीरो आ गया। वर्क डन क्या आ गया, जीरो आ गया। वर्क डन क्या आ गया, जीरो आ गया। एक बच्चा यहां पर पूछ रहा था कि 270 डिग्री होगा तब क्या होगा। ये 270 डिग्री है बेटा, यहां से भी देख ले, ये देख, ये देख, ये 270 डिग्री तो है। एक ही बात है, एक ही बात है। 90 डिग्री बोल लो या 270 बोल लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है उससे। ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, है ना भाई, है कि नहीं। अच्छा, पूछना मैं आपसे ये चाहता हूं कि वर्क डन तो कुछ हुआ ही नहीं, वर्क डन तो जीरो है, वर्क डन तो जीरो है, वर्क डन तो हुआ ही नहीं। अब वर्क डन नहीं हुआ तो बॉडी की ना तो स्पीड अप होगी और ना ही स्पीड डाउन होगी, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर स्पीड क्या रहने वाली है बेटा, अरे बोलो, कांस्टेंट रहने वाली है। क्लियर है बात। तो ये था जीरो वर्क, ये था जीरो वर्क, ठीक है ना। अच्छा, जीरो वर्क क्या सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सुनिए ध्यान से, हाल फिलहाल तो ये जीरो हुआ है क्योंकि ये 90 हुआ इसीलिए, है ना। सोचो कल को डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तब भी वर्क डन जीरो होगा। कल को फोर्स जीरो हो जाए तब भी वर्क डन जीरो होगा, है ना। और इस बार तो कॉस थीटा जीरो था तब वर्क डन जीरो था। तो भाई समझो इस बात को, खाली एंगल पर डिपेंडेंसी नहीं है ना। खाली एंगल को दोष नहीं दे सकते, दोष डिस्प्लेसमेंट में भी हो सकता है और दोष फोर्स में भी हो सकता है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना बात को, समझ रहे हो ना बात को। दोष किसी में भी हो सकता है, फोर्स भी जीरो हो सकती है। अरे फोर्स ही नहीं लग रही तो वर्क डन नहीं है। कोई चीज चल रही है, चलती जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, कोई फोर्स ही नहीं लगी इसके ऊपर तो चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, सेम स्पीड से चलती रहेगी, सेम स्पीड से चलती रहेगी, हाँ या ना बेटा। अच्छा, डिस्प्लेस ही नहीं हुई कोई चीज, मैं दीवार पे धक्का लगा रहा हूं, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, रोज आके दीवार पे धक्का लगाता हूं मैं, दीवार हिल ही नहीं रही है, तो क्या वर्क डन कोई होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई है। समझ गए ना। तो फोर्स भी जीरो तो भी वर्क डन जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो तो भी वर्क डन जीरो, और कॉस का एंगल अगर 90 आ गया तो भी वर्क डन जीरो। सब केसेस के अंदर स्पीड वही मेंटेन रहेगी जो थी, ठीक है ना। तो स्पीड कांस्टेंट बोले या मेंटेन बोले, जो मर्जी बोले, ठीक है ना। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, फोर्स एट एन एंगल विद डिस्प्लेसमेंट, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आइए एक और काम की चीज डिस्कस करते हैं, एफएस कर्व, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ठीक है। एक ग्राफ है जिसमें y पर फोर्स रखी है और x पर डिस्प्लेसमेंट रखी है। मान लो ये ग्राफ ऐसा है, ठीक है, मान लो ये ग्राफ ऐसा है, ठीक है। अब देखो कोई भी ग्राफ में अपन 2 चीजें निकालते हैं, एक निकालते हैं स्लोप और एक निकालते हैं एरिया। इसका क्या निकालने से अपने को फायदा है, इस ग्राफ का स्लोप निकालने का फायदा है या एरिया निकालने का फायदा है, आओ डिसाइड करते हैं। आइए डिसाइड करते हैं। देखो स्लोप निकालने का मतलब होता है y पर रखी चीज को x पर रखी चीज से डिवाइड करना, सही है ना। और एरिया का मतलब होता है y पर रखी चीज को x पर रखी चीज से मल्टीप्लाई करना। मुझे एक बात बताओ, y पर क्या रखा है सर, y पर रखा है फोर्स, x पर क्या रखा है, x पर रखा है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कौन से हीरे मोती दे देती है हमको, तो बताओ जरा, बता दो जरा, बता दो। फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करने से कौन से हीरे मोती मिलते हैं हमको, है। और ये देख, y पर रखा है फोर्स, x पर रखा है डिस्प्लेसमेंट। F और S करने से क्या मिलता है अपने को, F और S करने से हमको मिलता है वर्क। अरे बोलो, इसलिए स्लोप निकालने का कोई फायदा नहीं है। स्लोप निकाल के अपना समय बर्बाद ना करें, स्लोप निकाल के अपना समय बर्बाद ना करें, एरिया निकाल के अपनी जिंदगी बर्बाद जरूर करें। मतलब फिजिक्स को अच्छे से पढ़ें, समझ रहे हो ना, जिंदगी बर्बाद नहीं होती है फिजिक्स, अच्छी होती है, ठीक है। तो स्लोप ना निकालें, स्लोप निकालने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन एरिया निकालने का बहुत ज्यादा फायदा है, वर्क मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आप कभी भी ये वाला एरिया फाइंड कर लो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना वर्क आया है, ठीक है ना। वर्क निकल के आ जाएगा एरिया निकाल देने से, बस हाफ बेस इनटू हाइट कर देने से, क्योंकि ये ट्राइंगल बना हुआ है तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है कि नहीं, चले आगे, बढ़िया बढ़िया, बहुत इजी। चलिए एनर्जी पर आते हैं। एनर्जी व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए, सीधी सी बात है ना भाई। ऊर्जा चाहिए कार्य करने के लिए, ठीक है ना। तो किसी भी कार्य की क्षमता को हम ऊर्जा कह सकते हैं, सही बात है ना। कार्य की क्षमता को ऊर्जा, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कैपेबिलिटी टू डू वर्क। फिजिकल वर्क की ही बात हो रही है बाबू,
और कोई वर्क की बात नहीं रही, फिजिकल वर्क की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं इसको। कितने टाइप की होती है? कितने टाइप की होती है? लिखो जरा कमेंट सेक्शन में, लिखो लिखो जल्दी। एक होती है काइनेटिक, एक होती है पोटेंशियल, पोटेंशियल और बस मुझे तो यही दो आती है। तुमको और आती है क्या? तुमको और आती है क्या? हां सर आती है। साउंड आती है, साउंड। और आती है लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, और हीट एनर्जी, हीट, जिसको थर्मल भी कहते हैं प्यार से, थर्मल। हीट बोलो या थर्मल बोलो, बात एक ही। और न्यूक्लियर एनर्जी का नाम सुना? न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, फिर तो केमिकल भी सुनी होगी, केमिकल। अरे वाह भाई, वहां सुनिए सर। अरे फिर तो मैकेनिकल भी सुनी होगी, मैकेनिकल, है ना? अच्छा, फिर तो बेटा ऐसा भी हो सकता है कि तूने मस्कुलर भी सुनी हो। मस्कुलर नहीं सुनी क्या? बहुत सारी है बेटा, ठीक है, बहुत सारी है, बहुत सारी है। जो आप ग्रेविटेशनल कह रहे हो ना बेटा, वो पोटेंशियल में ही आता है। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही होता है जिसको आप ग्रेविटेशनल एनर्जी कह रहे हो, ठीक है ना? वो पोटेंशियल में ही आता है। समझ गए? समझ गए? तो ये सारी मुझे पता है, इसके अलावा भी होती होंगी कोई, ठीक है, भगवान जाने, मुझे याद नहीं आ रही अभी फिलहाल, ठीक है, लेकिन काफी है इतना भी अगर आप समझ लो तो। इट स्टेट्स दैट कैपेबिलिटी टू डू वर्क डन, काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। लेकिन एक बात बहुत जरूरी लिखी है यहां पर, अंडरलाइन कर दे रहा हूं आपके लिए, डब्बा भी बंद कर दे रहा हूं, इंटरचेंजेबली कन्वर्टेड। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब क्या हुआ इस बात का? सुनिएगा, सुनिएगा। जैसे वर्क स्केलर है वैसे एनर्जी भी स्केलर है। जैसे एसआई यूनिट वर्क का जूल होता है वैसे एनर्जी का भी जूल होता है, और सीजीएस इसका भी अर्ग्स होता है। तो भाई वर्क डन और एनर्जीज को डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। सीधी बात बोलू बेटा, सीधी बात बोलू बेटा, तो वर्क डन और एनर्जी एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। फिजिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के न्यूमेरिकल इस सिद्धांत पर बने हुए हैं। फिजिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के सिद्धांत इस इंटरचेंजेबली कन्वर्जन के ऊपर बने हुए हैं। एक फॉर्मूला करवाता हूं आपको जो आपके बड़े काम का है। एक बार काइनेटिक एनर्जी पढ़ लो, फिर करवाता हूं, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझते हैं क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? देखो इसमें एक शब्द आया हुआ है काइनी, ये वर्ड दिख रहा है आपको, KINE, काइनी। इसका मतलब होता है मोशन, इसका मीनिंग होता है मोशन। यानी कोई चीज अगर चल रही है ना, कोई चीज अगर क्या कर रही है बेटा? चल रही है, उसके पास कोई स्पीड है, उसके पास कोई वेलोसिटी है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी पक्का होगी, ठीक है? उसके पास काइनेटिक एनर्जी पक्का होगी। अगर कोई चीज मोशन कर रही है, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, अगर कोई चीज मोशन कर रही है, कोई चीज चल रही है, जैसे मैं अभी चल के आपके पास आया, जैसे चल के आपके पास आया, आधे लोगों की तो कहीं भारी ना आ जाए स्क्रीन से, है ना? नहीं आऊंगा, जा रहा हूं, वापस जा रहा हूं, बाय, वापस जा रहा हूं, ठीक है? तो अगर कोई चीज चल के आपकी तरफ आ रही है, आपसे दूर जा रही है, गोल घूम रही है, वाइब्रेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, ये सब की सब चीजें काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रही हैं। पोजेस करने का मतलब होता है अपने पास रखना, अपने पास रखना, ठीक है? देखो क्या लिखा हुआ है, एनर्जी पोजेस्ड बाय, पोजेस का मतलब होता है हकदार, पोजेस का मतलब होता है कि वो उसका है। तो बॉडी की एनर्जी अगर उसके चलने के कारण से है तो वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है? दूसरे शब्दों में सुनो, आसान शब्दों में सुनो, जब एक बॉडी मोशन में होती है, ठीक है ना, जब एक बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है, बस उसी का नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी? हां या ना? अगर कोई चीज रेस्ट में है, पीछे लिखा हुआ है, वैसे तो चीटिंग कर लोगे तुम लोग, बहुत बड़े चीटर को तुम चीटिंग कर लोगे। अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा? 0 काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है ½ mv²। मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा, कोई जरूरत भी नहीं है डेरिवेशन करवाने की, और ना ही इतना समय है। आपको फॉर्मूला याद करना है, ½ mv²। पहली बार 9वीं कक्षा में पढ़ा था ये फॉर्मूला आपने, ½ mv², ठीक है ना? इस पर एक बेहतरीन सा सवाल करवाता हूं आपको, ताकि आपके कुछ काम भी आए, ताकि आपके कुछ काम भी आए। एक m मास की बॉडी है जो v स्पीड से चल रही है। थोड़े समय के बाद देखा तो वो 3v से चलने लगी, 3v से 3 गुना हो गई उसकी स्पीड।
उसकी स्पीड 3 गुना हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस केस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है। मैं फिर पूछना चाहता हूं आपसे कि फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है। और तीसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया। इसको हम लोग डेल्टा के ई लिखते हैं, है ना। डेल्टा मतलब चेंज होता है ना बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कितना है, ये तीन चीजें बता दो, ये तीन चीजें बता दो, ये तीन चीजें बता दो, ये तीन चीजें। बेटा पोटेंशियल पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। बाय ब्रो। मिलते हैं, हाँ डन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लेंगे बेटा, हाफ एम, मास एम है और स्पीड कितनी है, v का स्क्वायर, है ना। फाइनल में आ जाओ, हाफ है, m है, देखो हाफ m और 3v का होल स्क्वायर लेंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। ये देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ m 9v स्क्वायर, समझ रहे हो। और 9 आ जाएगा बाहर, है ना। 9 को ले लेंगे बाहर तो ये ऐसा रह गया अंदर, हाफ mv स्क्वायर ऐसा रह गया। समझ पा रहे हो बात को, समझ पा रहे हो बात को। 9 को मैंने बाहर ले लिया, बाकी हाफ mv स्क्वायर ही है वो, है ना। बाकी पुराने वाला ही है, बाकी पुराने वाला ही है। जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी वही है यहां पर लिखी हुई, है ना, सही है ना। अच्छा अब आता है चेंज, अब आता है डेल्टा के ई। तो ये क्या होगा, अरे बहुत इजी भाई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही तो करना है, यही तो करना है। फाइनल माइनस इनिशियल ही तो करना है। फाइनल कितना है, फाइनल है 9 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करें, क्या करें, हाफ mv स्क्वायर कॉमन ले लो, सर ले लिया, क्या बचा 9 माइनस 1 बचा। 9 माइनस 1 क्या होता है, 8 होता है, 8 होता है, 8, है ना। तो ये आ गया 8 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर। बस यही आंसर है, यही आंसर है। दिखाने के लिए बार बार हाफ mv स्क्वायर को अलग रख रहा हूं मैं, ताकि आपको समझ में आए कि फील क्या है, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए कि फील क्या है, समझ रहे हो ना। चेंज करने के लिए आपको फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ेगा। तो 9 हाफ mv स्क्वायर में से हाफ mv स्क्वायर माइनस कर दिया, यानी हाफ mv स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 9 माइनस 1 रहेगा यहां पर, है ना, या 1 बचेगा। 9 में से 1 गया, 8 आ गया, ठीक है जी। 9 में से 1 गया, 8 आ गया, ठीक है। अच्छा इस पर एक सवाल और बन सकता है, इस पर एक सवाल और बन सकता है, क्या पता है, रेशियो निकालो दोनों की काइनेटिक एनर्जीज का। काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, रेशियो निकालिए इसका। रेशियो भी निकालने को बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है, क्या ही बताऊं कि कितना बोलता है, बहुत बोलता है। रेशियो निकालिए, तो फाइनल कितनी है, फाइनल कितनी है, फाइनल है 9 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर, और इनिशियल कितनी है, वो सिर्फ हाफ mv स्क्वायर है। अरे बोलो, अरे बोलो, इनिशियल वाली सिर्फ हाफ mv स्क्वायर है और वो 9 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर है। तो हाफ mv स्क्वायर से हाफ mv स्क्वायर कट गया, 9:1 इज द रेशियो। 9:1 या 1:2, वो देखा जाएगा कि किसको पूछा हुआ। यहां पे मैंने फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल कर रखा है, तो 9:1 होगा, अदरवाइज 1:9 होता, ठीक है। ये तो आप कर लोगे, है ना, इतनी कोई मुसीबत वाली बात है नहीं है, ठीक है। आइए चलते हैं, जब मैं बात आपसे कर रहा था कि वर्क को और एनर्जी को जोड़ने वाले फॉर्मूले की, वर्क और एनर्जी को, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को जो जोड़ने वाला फॉर्मूला है उसे बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। कहां लगता है ये बता रहा हूं, सब्र रखो, एक सवाल भी करवाऊंगा इस पर, एक सवाल भी आपको करवा के जाऊंगा, ऐसे नहीं, ठीक है। देखो देखो, मान लो एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी u है। थोड़ा समय बीता, थोड़ा समय बीता और इसकी स्पीड बढ़ गई। क्यों बढ़ी होगी, क्यों बढ़ी होगी, अपने आप बढ़ जाती है क्या स्पीड, अरे बोलो, अरे बोलो यार, अरे बोलो यार। एक मास m था जिसकी स्पीड u थी, थोड़े समय के बाद देखा तो उसकी स्पीड v हो गई, अपने आप हो जाती है क्या, नहीं जी, नहीं जी, अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, करा होगा फिर तो, है ना भाई। यानी फोर्स लगाई गई होगी, फोर्स लगाई गई होगी और डिस्प्लेसमेंट करवाई गई होगी, बोलो हां, है ना। फोर्स लगाई गई होगी, डिस्प्लेसमेंट कराई गई होगी, और इन सबका रिश्ता,
इन सब का रिलेशन जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है ऐसा। देखो, जो वर्क होता है ना, इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क को W से डिनोट करते हैं, आपको पता है। काइनेटिक एनर्जी का चेंज डिनोट होता है डेल्टा के ई, डेल्टा के ई, सही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वर्क बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना। या फिर ऐसे लिख सकता हूं कि वर्क बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इसको याद करना है आपने। मुझे लगता तो नहीं कि आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है, इसमें कोई पेन पॉइंट तो नहीं है, कोई दर्द तो नहीं हो रहा है इसको पढ़ते हुए, है इसको पढ़ते हुए कोई कष्ट तो नहीं है। देखो बहुत इजी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसका एम इसका वी, और इनिशियल क्या था एम और यू, सही है। और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन वर्क के बराबर होता है। आपने इसको याद करना है। याद मतलब याद, याद मतलब भाई याद, भूलना नहीं, ठीक है ना। इस पर सवाल एनडीए में पूछे हुए हैं कई बार, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम पर सवाल पूछे हुए हैं कई बार, सही है, सही है। बेसिकली वर्क और काइनेटिक एनर्जी में चेंज ये इक्वल बात है, यानी वर्क लगा के हम चेंज ला सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में। हम जब वर्क लगाएंगे, वर्क लगाने का मतलब होता है फोर्स लगाना, डिस्प्लेसमेंट करवाना। हम जब वर्क लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है, आएगा ही, आ सकता नहीं आएगा ही। काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाने के लिए वर्क करना पड़ता है, ठीक है। इस पर एक सवाल करते हैं, आ जाओ। इस पर एक सवाल करवाता हूं, क्वेश्चन करवाता हूं एक, ठीक है। सुनिएगा सुनिएगा, ठीक है। एक कार है जिसका मास 500 किलो है, 500 kg, ठीक है। 500 किलो है, ठीक है। वो ट्रैवल कर रही है 20 मीटर पर सेकंड पर, ठीक है। तो आप बताइए कि मुझे कितना काम करना पड़ेगा, फाइंड वर्क डन टू स्टॉप इट। उसे रोक देने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा, आपको यह बताना है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं। देखो धीरे धीरे सीखेंगे, एकदम से नहीं सीख पाएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। गिवन क्या क्या है बताओ सर। एक तो मास गिवन है, ठीक है सर, 500 kg का। ये जो अभी ट्रेवल कर रही है वो 20 है, जो अभी फिलहाल ट्रेवल कर रही है वो 20 से कर रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी है वो 20 है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बताइए। एक गाड़ी जो 500 किलो के मास वाली है वो ट्रेवल कर रही है 20 की स्पीड से, और हमें उसको रोकना है। अरे बेटा रोकना है तो फिर फाइनली जीरो करनी है ना उसकी स्पीड। उसकी फाइनली स्पीड क्या करनी है भाई, उसकी फाइनली स्पीड तो जीरो करनी है ना भाई, हाँ या ना, हाँ या ना। और आपसे वर्क डन पूछा हुआ है, आपसे वर्क पूछा हुआ है। क्या इनको मिला के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? क्या इन चारों लोगों को मिला के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? इन चारों लोगों को मिला के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? इन चारों लोगों को मिला के एक फॉर्मूला मुझे तो याद आ रहा है। क्या है वो फॉर्मूला? वो है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहती है ये थ्योरम? क्या कहती है ये थ्योरम? ये कहती है कि वर्क और काइनेटिक एनर्जी का चेंज बराबर होता है, यानी हम जितना भी काम करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कर देगा। हम जितना भी वर्क करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज ले आएगा, ठीक है ना। तो आपने वर्क निकालना है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है। तो इसका फाइनल माइनस इसका इनिशियल, और फाइनल होती है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यही वर्क है, यही वर्क है, ठीक है। अब पुट कर देना चीजें, इसमें चीजें पुट ही तो करनी है, करो। हाफ मास कितना 500, लेकिन v क्या है, जीरो का स्क्वायर, ये सब जीरो हो गया, ये सब जीरो बन गया है ना। और ऐसे ही हाफ m कितना है 500, और u कितना है 20 का स्क्वायर, सही है, सही है। देख बेटा ये पूरा जीरो बन गया, माइनस यहां हाफ है, यहां 500 है, और यहां क्या है 400 है ना। 20 का स्क्वायर 400 आएगा, इसको काट दो, 200 हो गया, 200 हो गया। तो माइनस के साइन के साथ 5 2 10, और उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10,000 1 लाख जूल आया। कोई बता सकता है मुझे ये माइनस में वर्क डन क्या कह रहा है?
ये माइनस में जो वर्क डन आया, ये क्या सिखा रहा है मुझे? कब आता है माइनस में वर्क डन? और ये जो माइनस में वर्क डन आया है वो क्या समझा रहा है, बता सकते हो क्या? माइनस में 1,00,000 जूल आया है, माइनस में 1,00,000 जूल आया है। ये क्या समझा रहा है? ये क्या समझा रहा है? कब आता है नेगेटिव वर्क डन? कब आता है नेगेटिव वर्क डन बेटा? जब स्पीड डाउन हो रही होती है। शुभांकर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? और देखो स्पीड डाउन हो ही रही है, स्पीड डाउन हो ही रही है। पेन डाउन क्यों हो गया भाई? स्पीड डाउन हो रही है। देखो स्पीड कितनी थी? 20, और फिर कितनी हो गई? 0। स्पीड कितनी थी? 20, अब कितनी हो गई? 0। देख रहे हो? देख रहे हो कि नहीं? तो भाई इसका नेगेटिव साइन कह रहा है, इसका नेगेटिव साइन कह रहा है कि स्पीड घट रही, स्पीड डाउन हो रही, ठीक है ना? स्पीड क्या हो रही? डाउन हो रही। यह समझा रहा है इसका नेगेटिव वर्क डन, ठीक है ना? तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके ऐसा सब कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है? हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है? ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? देखो भाई, ऐसे तो पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइप की होती है, 3 टाइप की, लेकिन आपके सिलेबस में अभी सिर्फ 2 टाइप की है। जो तीसरी टाइप है वो करवाऊंगा जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, जब 12th स्टार्ट करेंगे पढ़नी, ठीक है ना? तब बात करेंगे तीसरी। मैं नाम तीनों के लिख देता हूं। पहली वाली है जीपी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी वाली है स्प्रिंग या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं एसपीई, या फिर ईपीई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसे कहते हैं जीपीई, ठीक है? और फिर जो तीसरी वाली होती है, ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना? तो अभी कौन कौन सी पढ़ेंगे? अभी पढ़ेंगे जीपीई और पढ़ेंगे एसपीई, ठीक है जी? ठीक है जी? फॉर्मूला दिखाता हूं आपको क्या है, उससे पहले मैं कुछ समझा देता हूं चीजें। देखो, जब हम, सुन लीजिएगा ध्यान से, जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करें, वैसे तो ग्रेविटेशन चैप्टर में करूंगा, जब ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा ना तब डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी के लिए छोटी चर्चा से शुरू करते हैं, ठीक है? देखो, कभी भी हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है ना, तो हम एक रेफरेंस जरूर मानते हैं और उस रेफरेंस को 0 लेते हैं, तभी हम कहीं और की पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाएंगे, नहीं तो अपन कंफ्यूज ही रहेंगे, ठीक है ना? ये पंगा है पोटेंशियल एनर्जी के साथ, ये पंगा है कि उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना बहुत जरूरी है। तो जब हम जीपीई पढ़ते हैं ना, तो हम ग्राउंड लेवल को 0 लेवल मानते हैं। माने ग्राउंड जो है ना, हम बोलेंगे वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। आओ सुन लो, देखो, वी कंसिडर, ये वाला पॉइंट पढ़ना बेटा, वी कंसिडर ग्राउंड टू बी एट 0 लेवल, सो पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड इज 0। ग्राउंड पर क्या मानेंगे? 0 मानेंगे, ठीक है ना? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और है तो ये भी एनर्जी, तो भाई जूल में ही नपेगी, हाँ या ना? स्केलर ये भी है, अरे भाई सारी एनर्जी जूल में ही नपती है, और सारी एनर्जी स्केलर ही होती है। वर्क भी जूल में नपता है और स्केलर होता है, ठीक है जी? तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। mgh क्या चीज है? सुन लो, m होता है मास, g क्या है? g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद है? और ये h क्या है? ये हाइट है, ये हाइट है। कहां से हाइट है? ग्राउंड लेवल से। हाँ, जिसको 0 माना है वहां से, जिसको 0 माना है वहां से, हाइट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल को हम खुद लेट करते हैं कि भाई ये ग्राउंड लेवल है, और इससे ऊपर मान रहे हैं चीज को, ठीक है? एक सवाल करके दिखाता हूं, ऐसे मजा नहीं आएगा, एक सवाल करके दिखाता हूं, ठीक है? एक्सप्रेशन को तो फाइंड हम कर नहीं रहे क्योंकि कर चुके ऑलरेडी, U इज इक्वल टू mgh है। इस पर सवाल करवा देता हूं मैं आपको, ठीक है? सवाल करवाता हूं, देखिए जरा, देखिए और सीखिए, ठीक है? देखो, मान लो कि हमारे पास एक m मास का ब्लॉक है, ठीक है? और हम उसको h हाइट पर ले गए, ठीक है? उठाते लगातार फोर्स लगाएंगे ना, या लगानी छोड़ देंगे? अरे बोलो, लगातार फोर्स लगाएंगे, लगातार डिस्प्लेस भी करवाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी? h के बराबर होगी, है ना? तो बेसिकली हम वर्क कर रहे हैं, समझो बात को। वर्क तो यहां भी चल रहा है, फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वर्क तो यहां भी चल रहा है, और वर्क करते करते हम चीज को यहां तक ले आए, इस m मास को यहां तक ले आए, ठीक है? अच्छा,
अच्छा, ऐसे ही मान लो एक और केस लेते हैं। एम मास का ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स एफ लगाई, ठीक है, और उसको हम लोग h/2 हाइट तक ले गए, मतलब यहां तक ले आए, ठीक है। तो आप दोनों पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करो, और कंपेयर करने के लिए दोनों को डिवाइड करना पड़ता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी 1, ये पोटेंशियल एनर्जी 2, करो जरा, करो। कंपेयर करने के लिए दोनों को डिवाइड करना पड़ता है, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 को डिवाइड कर दो पोटेंशियल एनर्जी 2 से, कंपेयर हो जाएगी, कंपेयर हो जाएगी। बहुत इजी है ये सवाल, बहुत इजी है। और ऐसा सिमिलर सवाल आया हुआ है, ऐसा सेम सवाल आया हुआ है एनडीए के अंदर। बेशक मुझे वो याद भी आ रहा है, मैं आपको करवा देता हूं वो सवाल, एज इट इज सवाल करवा देता हूं, मुझे ध्यान है वो सवाल पूरा, वो सवाल मुझे पूरा ध्यान है, मैं करवा देता हूं, ठीक है। कब आया था एनडीए में? लास्ट ईयर आया था, 1 साल पुराना क्वेश्चन है वो, 1 साल पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी 1 निकाले, मास कितना? m, g तो g है, हां जी g है, और हाइट कितनी है? हाइट है h। पोटेंशियल एनर्जी 2 पर आते हैं, मास कितना है? m, g तो g है, और हाइट कितनी है? हाइट है h/2। रखो और काट दो, वहां रखिए और काट दीजिए, mgh डिवाइड बाय mgh/2। ये 2 चला गया ऊपर बेटा, है ना, तो ये हो गया 2mgh अपॉन में mgh। काट दे भाई, काट दे, क्या आंसर आ गया? 2:1। आओ वो एनडीए वाला सवाल करवाता हूं, ये तो बहुत इजी था एनडीए वाला सवाल। वो सवाल कुछ ऐसा था, देखो वो सवाल कुछ ऐसा था कि ना 2 टैंकर हैं, टैंकर, ठीक है, 2 टैंकर हैं, और यहां पर ना एक टूटी लगा रखी है, थोड़ा और नीचे। टूटी, टूटी समझते हो? टूटी, व्हाट इज टूटी? अबे टूटी तो पता होगी, यहां टूटी लगी हुई है एक, यहां लगी है टॉटी। अरे टॉटी समझ गए क्या ना? ये टॉटी लग रही, यहां पे लग रही टॉटी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर पानी भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कह लो, ठीक है, h हाइट तक, ठीक है। हां, नल लगा हुआ है, यस यस, नल, टैप, टॉटी, वी कॉल इट टॉटी, ठीक है, नल लगा हुआ है, ओके। h हाइट तक पानी भरा हुआ है, तो ये है कंडीशन नंबर 1, दिस इज कंडीशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद ये टॉटी खोल दी, टॉटी खोल दी, टॉटी खोल दी, टॉटी खोल दी तो क्या होगा? टोटी खोल दी तो क्या होगा? टोटी खोल दी अगर, तो इसका आधा पानी निकल के यहां तक चला जाएगा, समझ रहे ना बात को? तो ये हाफ ऑफ रह जाएगा दोनों में। अरे बोलो, अरे बोलो, है ना, यहां तक इसमें लिक्विड और यहां तक इसमें लिक्विड, सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो कितनी हाइट तक रह जाएगा बेटा? ये रह जाएगा h/2 तक, ठीक है ना। ये है कंडीशन नंबर 2, ठीक है। तो दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी को कंपेयर करना था, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। बताओ सिमिलर सवाल करवाया कि नहीं करवाया मैंने आपको? सिमिलर सवाल टॉटी नहीं टूटी, अरे यार इट्स फाइन, इट्स फाइन। कुछ कुछ जगह पर टॉटी भी कहते हैं इसको ठीक है हाँ, टूटी पता है मुझे, लेकिन कहीं कहीं जगह पर इसको टॉटी भी कहते हैं। हाँ बताओ, बताओ कंपेयर करके बताओ जरा। यस बिल्कुल 2:1 आएगा, 2:1। पहले वाले केस में हाइट h थी, तो जितना भी मास हो, जो भी ग्रेविटी हो, वो h हाइट तक है। लेकिन जब टॉटी खोल दी और यहां का पानी आधा यहां चला गया, आधी हाइट रह गई, तो mgh/2। काफी सारे बच्चे पकड़ पाए थे इस सवाल को, ठीक है जी। काफियों को लगा पता नहीं क्या सवाल है ये। और आपको एक बात बताऊं, ये फिगर देख के तो कम डरे हैं बच्चे, फिगर देख लेते तो ना डरते। इसके ऊपर ना इतना बड़ा पैराग्राफ था सच में, उसमें यह था कि ये टैंकर ए है, ये टैंकर बी है, ये एकदम खाली है, ये भरा है h हाइट तक और टूटी बंद है, फिर टैप खोला गया, पूरा पैराग्राफ लिख रखा है, पूरी कहानी लिखी हुई उसके अंदर। और बच्चा पैराग्राफ देख के डर गया। डायग्राम में तो कुछ नहीं था, अगर डायग्राम ही देख लेता ना, पैराग्राफ ना देखता, तो टूटी खुल जाती अच्छे से, पर नहीं खुल पाई, है ना। तो इसलिए डरने का नहीं यार, आसान आते हैं सवाल, सवाल आसान आते हैं, ठीक है ना। एनडीए का PYQY 1 साल पुराना, समझ गए? टॉटी कहीं के। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब बात आती है ये वाली की, EPE, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल, इसको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब आप फिर से एक सवाल मुझसे पूछो, पूछो ना, पूछो ना, क्यों नहीं पूछते? पूछो, पूछो, पूछो कि रेफरेंस 0 क्या लेंगे इस केस में? पूछो, पूछो,
पूछो ना, पूछते क्यों नहीं हो? पूछो, पूछो ना यार, क्यों नहीं पूछ रहे? पूछो, पूछो रेफरेंस को इसमें किस केस में जीरो लेंगे? रेफरेंस को स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात चल रही है, रेफरेंस जीरो क्या लेंगे? पूछो ना, पूछो, नहीं पूछोगे? पूछो ना। नहीं मानवेंद्र बेटा, इनिशियल पोजीशन नहीं, इनिशियल पोजीशन नहीं। सुनिए सुनिए, जब आप एक स्प्रिंग खरीद के लाते हो बाजार से, ठीक है, और आप ला करके उसको खोल के रख देते हो, ऐसे ही सीधा ऐसे खोल के आपने रख दिया, मतलब ये आपका स्प्रिंग है, ठीक है, और आपने उसको ला करके ऐसे बस खोला और रख दिया, ठीक है, तो जो इसका नेचुरल स्टेट होगी ना, उसी को बोलते हैं रेफरेंस जीरो, ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। यहां लिखता हूं, इधर लिखता हूं पीछे, ठीक है, तो ये किस स्थिति में है? ये अपनी नेचुरल स्टेट में, नेचुरल स्टेट में, नेचुरल स्टेट में। जब नेचुरल स्टेट में होता स्प्रिंग, आप लाए और आपने खोल के रख दिया, ना दबाया ना खींचा, ना इसको दबाया गया है और ना इसको खींचा गया है, ऐसे कैसे नेचुरल स्टेट में लाके रख दिया, हम बोलेंगे भाई ऐसे में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। एक्स, एक्स मीनिंग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इसी को रेफरेंस माना है। हमेशा ऐसा ही होता है बेटा, रेफरेंस को जीरो माना जाता है, ठीक है। अब सेकंड स्थिति, कंप्रेस्ड स्टेट, दबाएंगे अब दबाएंगे स्प्रिंग को। देखो कंप्रेस्ड स्टेट कैसी है, देख देख ध्यान से देख, एक तरफ से स्प्रिंग को बांध रखा है, ठीक है, और दूसरी तरफ से फोर्स लगा रहे हैं। सुन ध्यान से सुन, ये दबा रहे हैं इसको, फोर्स लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगातार 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 का खेल है भाई, वर्क एनर्जी पावर लगातार का खेल है। ये नहीं कि एक बार दबाया छोड़ दिया ना, लगातार लगातार लगातार, तो फिर ऐसा हो जाएगा। अरे बोलो, है ना, ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, है ना। तो आप इसको कितने हद तक कंप्रेस किया, तो वो हद ही डिस्प्लेसमेंट होती है, उस हद को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ गए बात को? क्या आपने किस हद तक उसको दबाया, उसी का नाम डिस्प्लेसमेंट है। यहां पर, यहां तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, नेचुरल स्टेट में डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, लेकिन आपने उसे किस हद तक दबाया, तो उस रेफरेंस लाइन से ये कितना अंदर आया, दैट इज कॉल्ड इसकी डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? नेचुरल स्थिति से कितना अंदर गया है। ऐसे ही इलोंगेटेड स्टेट भी देखो, इलोंगेटेड स्टेट, इलोंगेटेड का मतलब होता है खींचना, इलोंगेटेड का मतलब होता है खींचना। तो अब खींचेंगे, देखो, है ना, इसको बांध रखा एक साइड से और दूसरी साइड से वो खींचना चालू कर दिया, खींच चालू कर दिया तो बाहर निकल गया, ऐसा हो जाएगा। अरे हां ना बोल दो, हां ना बोल दो। तो भाई इसकी जो नेचुरल स्टेट थी, यानी ये वाली लाइन, इससे कितना बाहर को डिस्प्लेस हुआ है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? है ना, स्प्रिंग को पिचका देना यानी कंप्रेस कर देना में भी डिस्प्लेसमेंट लगी है, और इसको बाहर खींच देना यानी इलोंगेट कर देना में भी डिस्प्लेसमेंट लगी है। समझ गए? फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला डिराइव होकर के आता है, आपको सीधा याद करना है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। हाफ को तो आप बचपन से जानते हो, हां सर इसको तो जानते हैं। एक्स को मैंने अभी अभी आपको बता दिया, एक्स क्या है? एक्स डिस्प्लेसमेंट है, कितना अंदर या कितना बाहर, डजंट मैटर, स्क्वायर तो हो ही जाना है। वो माइनस में लोगे तो भी स्क्वायर हो जाना है, प्लस में लोगे तो भी, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कितना अंदर तक किया, उसका मैग्नीट्यूड यहां पर मैटर कर रहा है ना। तो एक्स इज व्हाट? एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, है ना, फ्रॉम मीन लाइन। ये के कौन है? के, इस के को पता क्या बोलते हैं? इस के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है क्योंकि नाम ही स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो सर लेकिन ये डिपेंड किस बात पे करता है? ये डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कितना टाइट है, टाइटनेस, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, टाइटनेस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग कितना टाइट है। एक बात बताओ, एक बार बताओ, आपके क्लासमेट वाला रजिस्टर आता है ना, उसमें भी एक स्प्रिंग लगी होती है, स्पाइरल बाइंडिंग, उसमें भी एक स्प्रिंग लगी हुई है ना। और एक आपकी गाड़ी या बाइक या स्कूटी, मोटरसाइकिल, स्कूटर, उसमें भी एक स्प्रिंग लगा होता है जिसको शॉकर बोलते हैं, वो भी एक स्प्रिंग जैसा ही तो है, वो भी रोल तो स्प्रिंग का ही निभा रहा है, हां या ना, हां या ना। तो मुझे बताओ दोनों में से स्टिफ ज्यादा कौन सा होता है? दोनों में से टाइट कौन सा ज्यादा है? दोनों में से कौन सा ज्यादा टाइट है, बता दो।
दोनों में से कौन सा ज्यादा टाइट है ये बता दो। शॉकर, ऑब्वियसली, है ना। तो जो जो ज्यादा टाइट स्प्रिंग होगा उसका के ज्यादा होगा, है ना। अलग अलग होता है बेटा के, हर स्प्रिंग का के अलग अलग है, समझ गए। आपकी स्पाइरल बाइंडिंग वाली जो किताब है या क्लासमेट वाली कॉपी है उसका के अलग है, उसके के की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। और जो आपका वो शॉकर है गाड़ी का, बाइक का, जो गड्ढे में गिरता है तो आपको फील नहीं होता, उसका अलग है। मैं आपको सिर्फ फील करने के लिए बता रहा हूं कि के ज्यादा अगर होता है ना, के ज्यादा अगर होता है, ठीक है, तो स्प्रिंग स्टिफ ज्यादा होता है। मैं बस इतना आपको फील करवा पा रहा हूं, ठीक है जी। बाकी सब आपको गिवन होगा, सही है। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने स्प्रिंग को ना तो खींचा और ना ही दबाया, ठीक है ना तो खींचा और ना ही दबाया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। एक स्प्रिंग की नेचुरल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बताइए। हां बेटा, हां, के गिवन हो। अरे यार अलग अलग है तो कितनों के याद करोगे, कैसी बातें कर रहे हो। ऑब्वियसली के गिवन होगा, मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसकी बनावट पे डिपेंड करता है, कितना टाइट है उस पे डिपेंड करता है ना, कितने कस के बनाया गया, इन सब बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली गिवन होगा, ठीक है ना। कितनों के याद करोगे, हैं। स्प्लेंडर का अलग होगा, पैशन प्रो का अलग होगा, पैशन प्लस का अलग होगा, कितनों का याद करोगे, हैं। ठीक है, सही बात लिख रहे हो यहां पर आप कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि दबाया नहीं तो कोई एनर्जी भरी नहीं, खींचा नहीं तो भी कोई एनर्जी उसमें भरी नहीं। हमने कोई वर्क डन ही नहीं किया बेटा। जब इस केस में वर्क डन ही जीरो है, जब वर्क डन ही जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से ही आएगी, है ना। और एक्स वैसे भी जीरो ही है, यहां पे एक्स जीरो रखोगे तो यू जीरो आ ही जाएगा आपका, समझ गए ना। एक्स को जीरो रखोगे तो यू अपने आप जीरो आ ही जाएगा, सही है। तो यू तो जीरो रहेगा, ठीक है। चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यह कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक कांस्टेंट एनर्जी व्याप्त है सब तरफ, उसी में से ये छोटी छोटी एनर्जियां निकली हुई हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, It states that energy can neither be created nor be destroyed. It changes from one form to another form. एक से दूसरी फॉर्म में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। मतलब मान लो ये पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरे यूनिवर्स की एनर्जी है, तो इसी में से कभी कोई काइनेटिक बन जाएगी, कभी ये पोटेंशियल बन जाएगी, कभी ये पोटेंशियल बन गई, कभी ये काइनेटिक बन गई, कभी ये लाइट बन गई, है ना, कभी ये साउंड बन गई। ये सब एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। क्या समझ में आया। तो एनर्जी ना तो कभी क्रिएट होती है और ना कभी डिस्ट्रॉय होती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती रहती है। अब ट्रांसफर पर सवाल आते हैं, सवाल बहुत सिंपल आते हैं, बहुत सिंपल सवाल आते हैं। जैसे पहला सवाल, अगर आप एक बाइसिकल को राइड कर रहे हो, अगर आप साइकिल चला रहे हो, तो कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में चेंज हो रही है मुख्यतः बता दो। तो चार ऑप्शन आपके पास होंगे। आदित्य मिड्डा जी पूछ रहे हैं सर यूनिवर्स के पास कहां से है एनर्जी। बेटा कुछ चीजें जो है ना वो स्टार्टिंग से हैं, कुछ चीजें स्टार्टिंग से हैं, ठीक है। जैसे टाइम स्टार्टिंग से है, एनर्जी स्टार्टिंग से है, चार्ज स्टार्टिंग से है, मास स्टार्टिंग से है, परमात्मा भगवान स्टार्टिंग से है, ठीक है। और हम लोग भी स्टार्टिंग से हैं, पर इस फॉर्म में नहीं थे, किसी और फॉर्म में थे, ठीक है ना। आज इंसान की फॉर्म में, कल हो सकता है और किसी फॉर्म में हो, सही है ना। ठीक है, तो ये बातें थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी में चली जाएंगी, है ना। साइंस के बियॉन्ड स्कोप की बातें हैं ये। साइंस शुरू यहीं से हुई है कि भाई सारी के यूनिवर्स के पास एनर्जी कांस्टेंट है। ठीक है ना, समझ गए। हां, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में चेंज हो रही है इस केस के अंदर। यस, तुम निखिल सोलंकी, क्या बात। इसकी जो मसल्स वाली एनर्जी है, यानी जो मस्कुलर एनर्जी है, ठीक है ना, वो चेंज हो रही है इसको आगे बढ़ाने में, यानी मुख्यतः बात करें तो काइनेटिक में चेंज हो रही है। सही है कि नहीं। काइनेटिक का मतलब मोशन होता है, तो मस्कुलर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक में, ठीक है ना। ये हो, देखो तुम लोग ऐसा ही खाया करते थे बचपन में क्या आज भी ऐसा ही खाते हो तुम। तो खाते कम गिराते ज्यादा हो। आप खाना खा रहे हैं अगर, तो कौन सी एनर्जी किस में चेंज हो रही है बता सकते हो क्या। कौन सी एनर्जी किस में चेंज हो रही है, कौन सी एनर्जी किस में चेंज हो रही है बता सकते हो क्या।
बढ़िया बढ़िया। जो खाने में एनर्जी होती है उसे बोलते हैं केमिकल एनर्जी बेटा। खाने में जो एनर्जी होती है ना उसमें केमिकल होते हैं। केमिकल मतलब अच्छे केमिकल, बुरे केमिकल की बात नहीं कर रहा, अच्छे केमिकल। तो अच्छे केमिकल किस में कन्वर्ट होंगे बेटा? हमारे मसल्स में जाएंगे तो मस्कुलर एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। तो केमिकल इनटू मस्कुलर, उसी मस्कुलर से फिर हम काम कर लेंगे सारे। सही बात है कि नहीं? हाँ, वो एटीपी वेटीपी जो है वो फिजिक्स की भाषा में सोचे तो वो एटीपी क्या कर रहा है, वो हमारे मसल्स में तो जा रहा है, तो मस्कुलर एनर्जी मिल रही है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो केमिकल से मस्कुलर। ये कोयला जल रहा है, कोयला, बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जल रहा है, कौन सी एनर्जी किस में चेंज हो रही है बता सकते हो? कौन सी एनर्जी किस में चेंज हो रही है बता सकते हो? एक कोयला जलता है तो सबसे पहले समझो कि उसके पास केमिकल एनर्जी है, वो इसलिए जल रहा है। भाई हर चीज थोड़ी जल जाती है, हर चीज थोड़ी जला लोगे। पहले से उसमें केमिकल है, उसने आग पकड़ी है, कंबशन कर रहा है वो, तो इसलिए वो जल रहा है। और केमिकल फिर किस में कन्वर्ट होगा? हीट में, यानी थर्मल में, है ना। कोयला गर्मी देता है कि नहीं देता भाई? कोयला हीट देता है कि नहीं देता? यस, मैकेनिकल नहीं बेटा, केमिकल बोलेंगे, है ना। केमिकल कन्वर्ट हो रहा है किसमें? हीट में, ठीक है। हाँ, तो लाइट में भी आ रहा है, चमकता भी है कोयला, लेकिन मुख्यतः बात कर रहे हैं हीट में कन्वर्जन हो रहा है, मुख्य बात कर रहे हैं केवल, है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब पर आते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी एनर्जी किसमें चेंज हो रही है? तो भाई देखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिक वाली को इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। उसके लिए अलग सा नाम ही बना रखा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। तो इलेक्ट्रिक किसमें चेंज हो रही है? बल्ब की बात हो रही है। याद करो कि बल्ब में एक फिलामेंट होता है, सुना है कि नहीं? सुना है कि नहीं? बल्ब में क्या होता है? एक फिलामेंट होता है। तो पहले फिलामेंट गर्म होता है, चमकता तो बाद में है, और चसेगा तो बाद में, पहले तो गर्म होएगा। समझ रहे हो ना भाई? चसने का काम तो बाद में, चसना मतलब चमकना, चमकने का काम तो बाद में होगा, पहले तो वो गर्म होगा। तो इलेक्ट्रिक कन्वर्ट होता है बेटा थर्मल में, ठीक है। और फिर थर्मल कन्वर्ट होती है किसमें? लाइट में। समझे? 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 इलेक्ट्रिक से लाइट डायरेक्ट नहीं लिखना, पहले गर्म होता है फिलामेंट, फिर वो गर्मी से कन्वर्ट करता है किसको? लाइट को, ठीक है। हीटर पर आते हैं। हीटर में आपको पता है कॉइल लगा होता है, उसमें सिंपली करंट चलता है, और करंट चलता तो वो गर्मी फेंकता है, गर्मी से हमको मतलब है। तो यहां पर तो बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक कन्वर्ट हो रही है किसमें? थर्मल में, हीट में, है ना। इलेक्ट्रिक कन्वर्ट हो रही है किसमें? हीट में, थर्मल में। फैन पर आते हैं, फैन पर आते हैं। पंखा बिजली से चलता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, है ना। और घूमता है तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, तो इलेक्ट्रिक से काइनेटिक, बहुत सिंपल, ठीक है। चलिए हाइडल पावर प्लांट पर आते हैं। पहले थोड़ी सी आपको इसकी ज्योग्राफी पढ़ा देता हूं, ठीक है ना। वैसे राहुल परमार सर का एरिया है, मुझे घुसना नहीं चाहिए उसके अंदर, लेकिन फिजिक्स और ज्योग्राफी को अलग नहीं कर सकते आप। जो फिजिक्स आप सीखोगे वो ज्योग्राफी में यूज होती है, जो फिजिक्स आप सीखोगे वो अलग अलग जगह पर यूज होती है। तो ज्योग्राफी क्या है? ये फिजिक्स का प्रैक्टिकल यूज है ना। ज्योग्राफी इज नथिंग बट प्रैक्टिकल यूज ऑफ फिजिक्स, है ना। तो आओ फिजिक्स समझते हैं क्या है इसकी। तो हाइडल पावर प्लांट क्या होता है? नदियां होती है ना। नदियों में से कुछ जल इकट्ठा कर लिया जाता है और एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें जल भर लिया जाता है। उस बड़े से गड्ढे को जो झील बन जाती है, उस झील को कहते हैं रिजर्वॉयर, है ना। उस झील को कहते हैं रिजर्वॉयर। तो ये जो आपको पीछे झील दिख रही है ना पूरी, इसे कहते हैं रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इसमें से पानी छोड़ देंगे, तो जो हाइट पर पानी है वो नीचे गिरेगा, है ना। जो हाइट पर पानी है वो कहां गिरेगा? नीचे गिरेगा। जब हाइट पर पानी है तो उसके पास एनर्जी होगी पोटेंशियल, हाँ या ना? अरे हाइट वाली एनर्जी भूल गए क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जीपी, वही तो होगी। तो हाइट पर है तो फिर कौन सी एनर्जी होगी बेटा? पोटेंशियल होगी। तो स्टार्टिंग होती है पोटेंशियल से। अच्छा, पोटेंशियल के बाद किस में कन्वर्ट होगी? तो भाई नीचे गिर रही है तो मोशन हो रहा है तो काइनेटिक होगी, है ना। अच्छा, फिर जब ये नीचे गिरती है ना तो नीचे लगे होते हैं चक्के, है ना भाई। हमें तो पावर जनरेट करनी है ना, हमें तो बिजली चाहिए ना भाई। तो हम तो पूरी बात करेंगे ना, हम तो आगे की बात भी करेंगे। अब ये इस पे गिरेगी तो चक्के घूमेंगे, है ना। ये चक्के क्या करेंगे? घूमेंगे। इनके घूमने को हम मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं, है ना। कोई मशीन है ना भाई जो घूम रही है तो इसको मैकेनिकल बोल सकते हैं, मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है कुछ ना कुछ। पानी आके इन पर गिरा, ये चक्के घूमे, इन चक्कों के साथ जुड़ा होता है एसी जनरेटर, जिसको डायनेमो भी कहते हैं बेटा, डायनेमो, ठीक है। इसको डायनेमो भी कहते हैं, डायनेमो, ठीक है ना, डायनेमो भी कहते हैं इसको।
ठीक है, तो मैकेनिकल ने क्या किया बेटा, बिजली जनरेट कर दी, यानी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, समझ लो बात को। जो एसी जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। ठीक है, काइनेटिक से मैकेनिकल कैसे हुआ, जब पानी इन पर गिरा तो ये घूमे, पानी जब गिरा तो ये घूमे। पोटेंशियल से काइनेटिक कैसे हुआ, यहां से जब पानी छोड़ा तो पानी नीचे गिरा, तो हाइट से नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल से काइनेटिक होएगा ही होएगा। ठीक 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 है, सही है, सही है, बढ़िया। बेटा डीसी करंट नहीं आता, एसी आता है, एसी आता है। डीसी पता कहां से आता है, डीसी आता है बैटरियों से। आपके घड़ी में बैटरी लगी हुई है, फोन में बैटरी लगी हुई है, रिमोट में बैटरी लगी हुई है, कार के सेंट्रल लॉक में बैटरी लगी हुई है। तो जहां जहां वो सेल लगता है ना, वो डीसी करंट होता है, दैट इज डीसी। यहां तो एसी जनरेट होता है, ठीक है ना, यहां पर एसी जनरेट होता है। इधर आ जाओ, इधर थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं। थर्मल का मतलब है हीट से बिजली जनरेट कर रहे हैं। क्या होता है समझते हैं इसको, आइए समझते हैं इसके अंदर क्या होता है। देखो भाई क्या होता है कि इसके बॉटम में ना या तो कोयला, या तो कोयला कोल, या फिर पेट्रोलियम में से कोई एक चीज को जलाया जाता है, तभी तो इतना काला धुआं निकल रहा है। ये काला धुआं क्यों निकल रहा है, ये सारे कार्बन के एमिशंस हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है जो ये निकल रही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो दिखती नहीं आंखों से, अरे CO2 आंखों से थोड़ी दिखती है, ये CO है। जो काला धुआं दिख रहा है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है सारी, ठीक है ना। खैर वो बात हम नहीं कर रहे थे, भावनाओं में बह गए हम ये कह रहे थे कि कोल और पेट्रोलियम क्या करा जाता है, जलाया जाता है। तो शुरू करते हैं इस चीज से कि जब कोयला जलता है तो कौन सी एनर्जी किसमें चेंज होती है। कोयले के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। मेरे साथ साथ चलना बेटा, गलत नहीं होगे आप, है ना, मेरे साथ साथ चलोगे गलत नहीं होगे। कोयला जलेगा तो केमिकल कन्वर्ट होगी किसमें, थर्मल में। अरे बोलो, थर्मल में, सही है। अब आगे चलते हैं। अब जब यह कोयला जलता है तो इसके ऊपर एक पतीला रखा होता है बहुत बड़ा, इसे बोलते हैं बॉयलर, इसे बोलते हैं बॉयलर। अभी पीछे खबर भी आई थी कि बॉयलर फट गया, बहुत लोग मर गए, बॉयलर फट गया, बोलते हैं ऐसी खबरें आती है, बॉयलर फट जाता है। इसके अंदर पानी होता है, ठीक है, तो ये गर्म हो रहा होता है, नीचे कोयला जल रहा है, उससे पानी क्या कर रहा है, उबल रहा है, पानी उबल रहा है। पानी उबलेगा तो स्टीम निकलेगी भैया, स्टीम निकलेगी, स्टीम। और स्टीम के पास होती है काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना, हाँ या ना भाई। पानी उबला तो स्टीम निकली, स्टीम निकलती है ऐसे। तो थर्मल किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा, ये स्टीम की काइनेटिक एनर्जी में, स्टीम की काइनेटिक एनर्जी में। और स्टीम की काइनेटिक एनर्जी की मदद से, स्टीम की काइनेटिक एनर्जी की मदद से हम चक्का घुमा लेते हैं। वह सर चक्का घुमाना आपका काम है क्या, हाँ भाई चक्का घुमाना हमारा काम है, क्योंकि चक्का घूमेगा तो उसी से डायनमो जुड़ा होगा, उसी से डायनमो जुड़ा होगा जो बिजली कन्वर्ट करके देगा। तो अंततोगत्वा हमको ये चक्का घुमाना है, चाहे जैसे मर्जी घुमाए, चाहे जैसी मर्जी घुमाए, हमने टरबाइन घुमाना है, इसको टरबाइन बोलते हैं, है ना। तो काइनेटिक किसमें कन्वर्ट बेटा, काइनेटिक जो स्टीम जाके लगी है वो चक्के पर लगी है, चक्का करेगा मैकेनिकल वर्क डन, है ना, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा चक्के का। और चक्का फिर क्या करेगा भाई, डायनमो मैकेनिकल मिली तो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दी। क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, है ना। बहुत इजी है, बहुत इजी है। एक बार फिर से बता देता हूं बेटा, सुनो ध्यान से। कोयला जला तो केमिकल से थर्मल हीट निकल गई, उससे पानी उबाला तो स्टीम निकली, स्टीम के पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चक्का घुमाया, मैकेनिकल कुछ ना कुछ एनर्जी बनी इसमें, और उसके बाद फिर डायनामो ने मैकेनिकल को चेंज कर दी किसमें, बिजली के अंदर, और यह बिजली भेज दी जाती है लोगों के घर घर तक, ठीक है जी। तो यह थर्मल था, यह थर्मल पावर प्लांट था, सही है। पावर पर आते हैं, पावर पर आते हैं, लास्ट टॉपिक है ना, लास्ट टॉपिक है। देखो पावर का मतलब पता क्या होता है, एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एग्जांपल देता हूं। मान लो एक कमरा है, ठीक है, इमेजिन करना भाई, इमेजिन करना कि एक रूम है, ठीक है, उस रूम के अंदर ना इमेजिन करो, ठीक है, कि ना 20 कुर्सियां रखी हुई हैं, चेयर, ठीक है, 20 चेयर रखी है, 20 चेयर रखी हुई है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक 13 साल के बच्चे को बुलाया, 13 ईयर्स ओल्ड, एक 13 साल के बच्चे को बुलाया। मैं कहा बेटा एक काम कर, ये जब 20 कुर्सियां रखी है ना, इनको एक एक करके बाहर निकाल दे, ये काम कर जितनी जल्दी हो सके सबको बाहर निकाल दे।
ठीक है ना। और यही सेम काम मैंने एक 25 साल के युवक को भी दिया, एक 25 ईयर ओल्ड को भी दिया। आप क्या कहते हो, दोनों में से कौन यही काम जल्दी कर देगा? भाई 20 कुर्सियां निकाल के बाहर रखनी है, एक 13 साल के बच्चे को बोला, एक 25 साल के युवक को बोला, दोनों में से कौन यह काम तेजी से कर देगा? जल्दी से बता दो, दोनों में से कौन यह काम तेजी से कर देगा? सही बात है, जो 25 साल का युवक है वो क्या करेगा? दो दो कुर्सियां निकाल के बाहर ले आएगा एक ही बार में। 13 साल वाला, समझ रहे हो ना बात को? एज कंपेयर टू 25 साल वाला, 13 साल वाले में जान कम होगी। 13 साल वाले में हां उतना वर्कडन करने का कैपेसिटी, तेजी से वर्कडन करने की कैपेसिटी नहीं होगी, है ना। तो बेसिकली पावर यही होती है, इसी का नाम पावर है। पावर का मतलब यह है कि भाई ये जो काम था, 20 कुर्सियां बाहर रखने का जो ये काम था, ये कोई भी काम हो वो कितना जल्दी कर रहा है। तो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट का मतलब समझते हो ना? रेट का मतलब क्या है? पैसा कितना ले रहा है। अबे रेट वो वाले रेट की बात नहीं हो रही, टाइम रेट है ये टाइम रेट है कि वर्क जो हो रहा है वो कितनी देर में हो रहा है, टाइम रेट की बात हो रही है। समझ गए ना? देख लो पावर की डेफिनेशन देख लो, इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना। अगर मुझे फॉर्मूला बनाना हो तो वर्क डन को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा या फिर एनर्जी को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। यही है ना कहानी? रेट ऑफ डूइंग वर्क बोले या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बोले, बात एक ही है ना, क्योंकि वर्क और एनर्जी बराबर ही होते हैं। अच्छा यूनिट की बात कर लो, अच्छा स्केलर, ये भी है देखो, स्केलर क्वांटिटी है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसा यूनिट क्या है? वाट है। एक और यूनिट भी होती है इसकी, हॉर्स पावर, घोड़े की ताकत होती है 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है ना, याद कर लेना इसको, याद कर लेना। एक आधी बार आया हुआ है भाई, याद कर लेना इसको। ठीक है, पावर के फॉर्मूले लिख दिया आपके सामने, वर्क डन बाय टाइम W/T, चेंज एनर्जी बाय टाइम E/T। सही है ना। अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, पावर होता है ना वर्क डन अपॉन में टाइम, हां होता है, तो वर्क डन है जूल और टाइम है सेकेंड्स, तो जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। वाट का दूसरा नाम, हां जी, वाट का दूसरा नाम जूल पर सेकंड भी होता है। ठीक है ना, ये एक ही बात है, जूल पर सेकंड बोले या वाट बोले एक ही बात है। ठीक है ना, तो कंफ्यूजियां नहीं, ठीक है, कंफ्यूजियां नहीं। अच्छा एनर्जी की बहुत सारी यूनिट होती हैं, बता देता हूं कौन कौन सी, सुन लो। एनर्जी की यूनिट्स की बात कर रहे हैं। एनर्जी की SI यूनिट होती है जूल। सर हम तो जानते हैं, हमें मत बताओ। अरे भाई सबको बताना पड़ेगा। एनर्जी की SI यूनिट होती है जूल, एनर्जी की CGS यूनिट होती है अर्ग्स, ERGS अर्ग्स। एनर्जी की ना एक प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है, प्रैक्टिकल, ये क्या होती है सर? प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है? ये होती है कैलोरी। हीट की है वैसे, ही है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट है, लेकिन हीट भी तो एनर्जी है, और हीट भी तो एनर्जी होती है, कैलोरी में होती है कैलोरी। ठीक है ना, ऐसे ही एक यूनिट आती है खरीद फरोख्त की यूनिट, कमर्शियल यूनिट, जिसमें हम खरीदते या बेचते हैं। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? धंधा। कॉमर्स मींस धंधा करना, खरीदना या बेचना। आप में से बच्चे कॉमर्स के भी हैं, वो समझते हैं इस बात को कि कमर्शियल का मतलब क्या होता है। कमर्शियल का मतलब होता है खरीदना या बेचना। तो एक कमर्शियल यूनिट भी होती है एनर्जी की, एक कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी है। वो क्या है पता है? सुन लो ध्यान से, वो है किलोवाट आवर। किलोवाट मल्टीप्लाई बाय आर है, यानी घंटे। देखो भाई, किलोवाट का मतलब हो गया पावर, पावर की तो यूनिट है, वाट हो चाहे किलोवाट हो, पावर की यूनिट है। और आर किसकी यूनिट है बेटा? टाइम की। तो पावर इंटू टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा? ये देख, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? वर्क डन या फिर एनर्जी मिलेगी। बोलो हाँ या ना। पावर इंटू टाइम कर दू तो, टाइम को ले जाऊं पावर के साथ तो क्या होगा? पावर इंटू टाइम कर दू तो क्या होगा भाई? एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी? बता दो, एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी? बता दो। तो ये वही तो है, पावर इंटू टाइम ही तो है ये। समझ गए? ये कन्वर्जन जो लिखा हुआ है, इसका मीनिंग समझ लो,
इसका मीनिंग समझ लो, आपका जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट्स में आता है। सुना है कि नहीं सुना है ना? 200 यूनिट, 300 यूनिट आया है, 500 यूनिट आया है, 800 यूनिट आया है, हजार यूनिट का बिल आया भाई। घर में 2-2 एसी चल रहे हैं, है ना? तो 1200 यूनिट का, 1500 यूनिट का बिल बन गया, है ना? तो ऐसा होता है। इसका मीनिंग क्या है पता है? एक यूनिट का मीनिंग है कि आपने 1 किलोवाट आवर बिजली खर्च दी, बिजली खर्च दी, इसका पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। इसकी पाई चुकानी पड़ेगी आपको बिजली कंपनी को, जिसका भी आपने बिजली कंज्यूम करा है। समझ गए ना भाई? आपके साइड पर हो सकता है सरकारी बिजली आती हो सकता है कोई प्राइवेट प्लेयर हो, है ना? जैसे टाटा हो सकता है, अंबानी हो सकता है, रिलायंस पावर है, ठीक है ना? और टाटा पावर है, ऐसे ही अडानी पावर है। कई जगहों पर अडानी बिजली दे रहे हैं, कई जगहों पर संजीव गोयंका ग्रुप है जहां बिजली दे रहे हैं, है ना? और कई जगहों पर और अलग अलग प्लेयर्स है, प्राइवेट प्लेयर्स भी है, कई जगहों पर सरकारी बिजली भी है ना? मुझे नहीं पता आपके साइड पर क्या है, मुझे नहीं पता आपके घर पे आपके साइड पर क्या आता है। वो आप खुद डिसाइड करना कि आपका जो बिजली का बिल आता है ना, वो किसके द्वारा आता है, किसके द्वारा आता है, कौन सी कंपनी है जो आपको बिजली प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो वो आपको बिल बना के भेजती है। वो कहती है भाई आपने महीने में 500 यूनिट बिजली खर्चे हैं, तो दैट यूनिट इज बेसिकली 500 किलोवाट आवर। आपने इतना बिजली खर्चा है, 500 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर का कुछ ना कुछ रुपया तय होता है कि भाई हमारे यहां पर जो 1 रुपए का 1 किलोवाट आवर के लिए जो रुपया चुकाना पड़ता है वो 3 रुपए चुकाने पड़ते हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना? अगर तो 500 किलोवाट यूज कर लिए तो फिर कितना चुकाना पड़ेगा? बिल कितना आएगा? फिर कितना बिल आएगा भाई? अगर महीने भर में 500 यूनिट खर्च ली तो 500 इंटू 3 कर दे, कितना आ गया बेटा? 1500 रुपए आ गया आपका बिल। आपका बिल आ गया 1500 रुपए। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? सही है ना? बच्चे यहां पर लिख रहे हैं कि कहां से बिजली आ रही है। हाँ, तो जहां से भी आ रही है ना? तो 1 किलोवाट आवर का रुपया तय होगा, मान लो 3 रुपया तय है ना? तो टोटल निकल के कितना आएगा? 1500 रुपया आपका बिल आ जाएगा बिजली का। इस तरीके से बिल निकल करके आता है, ठीक है? अच्छा, एक कन्वर्जन बेटा आपको जरूर ध्यान में रखना है, मैं यहां पर लिख रहा हूं वो कन्वर्जन, ठीक है? एक कन्वर्जन जरूर ध्यान रखना है, वो है 1 किलोवाट आवर का जूल में कन्वर्जन। ये होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। प्लीज याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, है ना? ये लिखा है 1 किलोवाट आवर, ठीक है? तो 1 किलोवाट आवर में होते हैं कितना? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बिल्कुल याद करना है आपने इसको। ये सीधा सीधा सवाल उठ के आया हुआ है PYQ एनडीए में पास्ट ईयर में सवाल सीधा सीधा उठ करके आया हुआ कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। तो भाई सीधा सीधा याद भी कर लेना आपने इसको, ठीक है ना? अच्छा, कुछ सिंपल फॉर्मूले बताता हूं आपको, ठीक है? देखो, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिश्ता होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, ठीक है? तो इन दोनों को एक ही फॉर्मूले में क्लब करवाया जाता है। और वो फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है मैं आपको दिखा देता हूं, डेरिवेशन ही दिखा देता हूं। चलो खुश रहो। तुम भी क्या याद करोगे? डेरिवेशन करवा रहे हैं सर, क्या बात है भाई, ऐसा सदियों में कभी नहीं हुआ। यह इतिहास में लिखा जाएगा कि रक्षक सर ने एक फॉर्मूले की डेरिवेशन करवा दी थी, वो भी शौर्य एनडीए बैच के अंदर, वो भी 4 महीने वाला जो बैच होता है उसमें, साल भर वाले में भी नहीं, 4 महीने वाले बैच में डेरिवेशन करवाई थी। वाह, है ना? इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और मुझे इतिहास याद रखेगा इस कारनामे के लिए। आइए देखिए, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, मोमेंटम होता है mv। दोनों को जोड़ करके फॉर्मूला कैसे बनता है जरा देखो। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ठीक है? तो आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई करो m से और डिवाइड करो m से। सर ये फालतू काम क्यों करवा रहे हो? मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, करना पड़ता है बेटा, करना पड़ता है करना पड़ता है। मास और मास मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया हाफ m² v² डिवाइड बाय m। सही बात है सर। ये देखो, ये होल का स्क्वायर बन रहा है ना? mv के होल का स्क्वायर बन रहा है और डिवाइड में क्या है? m है। mv होता है p, ले बेटा हो गया p² बाय 2m। बच्चा याद रखे इसको, क्योंकि इस पर सवाल देखे गए हैं पास्ट में। इस फॉर्मूले पर सवाल देखे गए हैं पास्ट में। सवाल कैसे आते हैं वो भी बताता हूं, एक सवाल करके ही दिखाता हूं आपको। लो सवाल देखो क्या है। सवाल में बोलेगा कि एक बॉडी है, ठीक है? एक बॉडी है, उसका मोमेंटम p है, उसका मोमेंटम
P है। थोड़े समय के बाद देखा तो उसका मोमेंटम 2p हो गया, 2p। ठीक है, मोमेंटम डबल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी अगर पहले k थी तो अब कितनी हो जाएगी? अब कितनी हो जाएगी? अगर काइनेटिक एनर्जी पहले k थी, k ही नहीं लिखता, k लिखता हूं, अगर काइनेटिक एनर्जी पहले k थी तो अब कितनी हो जाएगी? तो k डैश ले लिया इसको। ठीक है, तो क्या आंसर दोगे भाई? क्या आंसर दोगे? 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 4 टाइम्स हो जाएगी मनप्रीत कौर, बहुत बढ़िया। देख बेटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। सही सही। अच्छा, इसके लिए भी लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा k डैश इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह लिखूंगा 2p का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। बोलो हां या ना? हाँ या ना? अरे भाई यहां पर p था तो p का स्क्वायर लिखा, यहां पर 2p है तो 2p का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्या टेंशन है भाई? क्या टेंशन है? क्या तकलीफ है इस सज्जन को? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया और बचा कुचा p स्क्वायर बाय 2m। ये p स्क्वायर बाय 2m क्या था? ये पुराना वाला k था। अरे वाह भाई वाह, जो नया वाला k है वो 4 गुना है क्या पुराने वाले k का? हाँ भाई, हाँ भाई, यही आंसर है, यही आंसर है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? 4 टाइम्स हो जाएगी के। ठीक है ना? ऐसे सवाल देखे गए हैं तो ऐसे सवाल आपको प्रैक्टिस करके जाने भी चाहिए। एक और रिलेशन है पावर, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में। सर ये तो आप रिलेशन जैसे मर्जी बना लो। अभी पावर फोर्स को ले आओ, कल को बोलोगे वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबके बीच में रिश्ता बना दो। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ा जाना पहचाना, जाना माना, पहचाना तो नहीं, तुम तो नहीं पहचानते इसको, बड़ा जाना माना रिश्ता है। बहुत लोग जानते हैं इस रिश्ते को, है ना? पावर, फोर्स और वेलोसिटी का रिश्ता। आओ देखो, आओ देखो। पावर होती है वर्क डन अपॉन में टाइम। सही बात है सर, सही बात है। पावर बराबर होता है वर्क डन बाय टाइम। क्या मैं वर्क डन को लिख सकता हूं? सुनिएगा, एफ एस कॉस थीटा। अरे बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? यहीं से तो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था। हाँ गुड, अगर तुमको इतना याद है तो इट इज क्वाइट फाइन, है ना? वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, इसको डिवाइड बाय टी कर दिया। सही है। अब मैं इसमें से ये एस को चुन लेता हूं, एस बाय टी कर देता हूं। बताओ एस बाय टी क्या होता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोल। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है भाई? क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है भाई? वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का रिश्ता बनाने जा रहा हूं तो ये हो गया एफ वी कॉस थीटा। है क्या बात कर दी सर? ये क्या बात कर दी सर आपने? यानी जो पावर है वो फोर्स वेक्टर और डॉट है वेलोसिटी वेक्टर का। जी हां, सही समझे, सही समझे। फोर्स वेक्टर का और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ही पावर है। क्या बात है सर, मजा आ गया सर। ऐसी ऐसी बातें करके ना आप मजा दिला देते हो सर। हाँ भाई, सही बात है। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ही एफ वी कॉस थीटा ही पावर है। और भाई अब आप ये सोच सकते हो, अब आप ये सोच सकते हो कि अगर ये अक्यूट एंगल हुआ तो पावर पॉजिटिव आने वाली है। अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल हुआ, अरे बोलो, ओ भाई कहानी है भाई। ये फोर्स है, ये वेलोसिटी है ना? इस तरफ जा रहा है तो ऐसे फोर्स लग रही है ना भाई? कोई इस तरफ जा रहा था, है ना, तो हमने उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा दी। याद आ रहा है? याद आ रहा है? पावर पॉजिटिव, पावर नेगेटिव और पावर जीरो क्या सिग्निफाई करते हैं? ये भाई साहब वही सिग्निफाई करते हैं जो वर्क करते थे। वर्क भी पॉजिटिव तभी पावर पॉजिटिव, वर्क भी नेगेटिव तभी पावर नेगेटिव, और पावर जीरो यानी वर्क भी क्या है? जीरो है। यानी पॉजिटिव का मतलब चीजें करेंगी स्पीड अप। और आप देख लो इसकी शक्ल सूरत, कोई चीज इस तरफ जा रही है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स भी ऐसे लगे अगर, है ना, तो स्पीड अप ही तो करेगी, और ऐसे लगे तो स्पीड डाउन ही तो करेगी। अरे बोलना यार, अरे बोलना यार। और इस केस में क्या होगा? इस केस में भाई जो का तो बना रहेगा, जो स्टेट है वैसी की वैसी, रुका है तो रुका, चलता है तो चलता। फिलहाल यहां चलता हुआ है तो इसलिए स्पीड सेम बनी रहेगी। अरे बोलो, अरे बोलो, क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? क्या कोई परेशानी? क्या कोई शंका? क्या कोई दुविधा? आज के लिए केवल इतना ही। कृपया हमें ज्वाइन करें यहां और यहां, है ना? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पर लेके आएंगे खूब सारे सवाल। ठीक है जी? तो खूब सारे सवाल करने के लिए आपको करना पड़ेगा खूब सारा रिवीजन। तो इसलिए कृपया करके
सारे लेक्चर्स का रिवीजन करके आए, तभी उस PYQ सेशन का आप पूर्णतः लाभ उठा पाएंगे। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। मेरे साथ दोनों हाथ हवा में उठा करके जोरदार नारा लगाएंगे, बोलेंगे भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।